उसमें आलोक गुलाटी साहब, जोशी साहब, मान साहब और अनिल धनवत साहब थे। भूपेंद्र मान साहब जो पंजाब से जुड़े हुए थे, किसान नेता थे, उन्होंने इस कमेटी से अपने आप को अलग कर दिया। धनवत साहब ने कह दिया कि मैं किसानों के साथ रहूंगा, मैं इस कमेटी का हिस्सा भले रहूं लेकिन मैं सरकार का साथ नहीं दूंगा। तो जब आधी विकेट गिर जाए तो मैच फतेह ही समझा जाए ना। आधी जो सुप्रीम कोर्ट ने, पहली बात तो यह है कि इस तरह सरकार के इन्फ्लुएंस में आकर कमेटी बनाई जिसको किसान नहीं चाहते थे, किसान संगठन नहीं चाहते थे, और जबरन किसी के इशारे पर जब ये हुआ, वजह तो उसी वक्त बहुत हो गई थी। लेकिन जैसे ही आप लोगों का दबाव, आपको लगता है कि यार मैं तो रमजान चौधरी, दीन मोहम्मद, मैं तो समय सिंह यहां बैठकर मैं मोदी का क्या बिगाड़ सकता हूं। अरे आपने वो कर दिखाया कि जो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया और उस आदेश के हिसाब से जो 4 सदस्यीय सर्वोच्च कमेटी बनी थी किसानोकी बिचौलगी करने के लिए, तो आपके दबाव में छोड़कर भाग गए। ये कामयाबी है, ये जीत है। तो ये एक बड़ी बात हुई। दूसरी बात, और कई तरीके से ये सरकार, जिसको हम गूंगी बहरी सरकार कहते हैं ना, ये अब सुनने लगी है, ये बोलने लगी है। और बोला कब है? जब इंसान की नाक को दबा दो। आप तो बुजुर्ग आदमियों गांव में अगर कुछ किसी की बत्तीसी बन जाती है, वो कुछ ना बोले तो उसकी नाक दबा दो, थोड़ी देर में बत्तीसी खुल जाती है। जो चारों तरफ से दिल्ली की नाक बंद करने का काम हुआ है, कहीं गाजीपुर में बैठे किसान, कहीं सिंगू बॉर्डर पर बैठे किसान, कहीं चिल्ला बॉर्डर पर बैठे किसान, कहीं टीकरी बॉर्डर पर बैठे किसान, कहीं पलवल बॉर्डर पर बैठे किसान, कहीं शाहजहांपुर बॉर्डर पर बैठे किसान, और कहीं सुनेडा जुरेडा बॉर्डर पर बैठे हुए किसानों ने ऐसे घेरा डाल दिया दिल्ली के, नाक बंद हो गई तो बत्तीसी और मुंह खुलने लगा है। लेकिन अभी मुंह सही नहीं खुल रहा। कई बार जब होश आता है ना, थोड़ा बहुत देर की बेहोशी के बाद जब थोड़ा होश होता है तो इंसान बड़बड़ाने लगता है। और वो बड़बड़ाता कैसे है? कुछ का कुछ बोलना होता है और बोल कुछ और जाता है। तो अभी किसानों के हक में बोलना शुरू नहीं किया है, अभी तो बड़बड़ाना शुरू किया है। लेकिन जैसे जैसे इंसान को होश आता है ना, वो फिर ठीक बोलने लगता है। मुझे लगता है कि 26 जनवरी तक ये आंदोलन पकड़ेगा नहीं, ये सरकार ठीक बोलने लगेगी, बहुत जल्दी ठीक बोलने लगेगी। अभी तो बड़बड़ा रही है, ऐंठ दिखा रही है, घमंड दिखा रही है। एक वक्त था, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, कई बार ऐसा लगता है कि भाई ये आंदोलन क्या है, कैसे है। इसके बारे में तो बहुत सारा जो कानून है या इसका जो लीगल स्ट्रक्चर है, तो हमारे सिद्दीक साहब इसके बारे में पूरी डिटेल आपको बताई भी है और आज दोबारा से फिर बताएंगे। लेकिन मैं आपको इसकी हिस्ट्री, थोड़ा सा बैकग्राउंड बताना चाहता हूं कि यहां आपको बैठने की क्या जरूरत पड़ गई। इस पर सुनेडा जुरेडा बॉर्डर पर सड़क पर आपको, आपके बच्चों को और हमारे उलेमा हजरात को, हमारे जो दीनी मदारिस से जुड़े हुए लोग हैं उनको और हमारे बच्चों को यहां बैठने की जरूरत क्यों पड़ गई? पिछले 70-72 साल से ये देश आजाद हुआ है, इसमें सबकी तरक्की हुई है, सबकी तरक्की हुई है। चाहे वो चमड़े का व्यापारी हो, सुई का व्यापारी हो, चाहे वो कपड़े बनाने वाला हो, या वो रेहड़ी पटरी लगाने वाला हो, मास्टर हो, इंजीनियर हो, तमाम तरह के शोबे, तमाम तरह के जो डिपार्टमेंट हैं, उनकी सैलरी उठाकर देख लो, उनकी तनख्वाहें 1000 गुना बढ़ गई हैं, कारोबार में 1000 गुना इजाफा हो गया मुनाफे में। तमाम तरह के शोबे उठाकर देख लो, सब में 1000 गुना से ज्यादा मुनाफा आज की तारीख में, जब मुल्क आजाद हुआ था उससे लेकर अब तक का आप किसी भी चीज में हिसाब लगाकर देख लो। लेकिन जब हम कृषि पर आते हैं, खेती खलियानी पर आते हैं, फसल को बेचने की बात आते हैं, तो मेहनत तो उसमें
2, 3, 4 गुना बढ़ गई है, लेकिन हमारा मुनाफा उसकी परसेंटेज बहुत थोड़ी है इस बार। और ये जब किसान को देश का अन्नदाता कहा जाता है, उसको पेट भरने वाला कहा जाता है, जब उसको जीवन रेखा पर इंसान को जीने का सहारा समझा जाता है, ऐसे हालात में अगर अन्नदाता की, आपका पेट भरने वाले की कदर और उसकी फसल का मुनाफा नहीं तय होगा, तो आप बताओ कि यह देश बचेगा। कोरोना का टाइम चला, सारी इंडस्ट्री फेल हो गई, ऑटोमोबाइल फेल हो गई, कपड़े का सारा सिस्टम डाउन हो गया, तमाम तरह के उद्योग और धंधे सारे ठप हो गए, ट्रांसपोर्ट ठप हो गया। तो इस देश